गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में और आपके अपने कोर्स सारथी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। पिछले सालों में जो यूनिवर्सिटी ने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं और कितने क्वेश्चंस हमारे सारथी वाले स्टूडेंट्स को आ रहे हैं और कितने यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को आ रहे हैं। अगर आप पूरी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सारे ही सालों के एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं और बहुत ही सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी बैच को, या फिर आ सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैच में जो कि मोहद्दीपुर में गोरखपुर में चल रही है अभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पहले एमसीक्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इसमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जांपल नहीं है, यानी इसमें से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जांपल है, ये पूछा गया आपसे। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें से कौन सा आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है। तो भाई पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति, ये आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। सेंटिमेंट यानी भावना, ये एक गैर आर्थिक गतिविधि होती है, आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। सिंपथी यानी सहानुभूति, ये भी एक आर्थिक गतिविधि नहीं होती है। तो होती कौन है? टीचिंग इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। और टीचिंग कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो टीचिंग है आपका प्रोफेशन, क्योंकि जो टीचर होता है उसे प्रोफेशन के तौर पे ट्रीट किया जाता है, टीचिंग को एक प्रोफेशन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो शिक्षण ये एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। पेशा एक तरह की आर्थिक गतिविधि होती है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेसेस। किसी व्यवसाय के सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? तो किसी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कुशल व्यापार संगठन। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस करने के तमाम सारे फॉर्म्स हैं, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसमें से सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा है, सबसे ऑप्टिमम आपके लिए कौन सा है, वो आपको सेलेक्ट करना होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक क्रिया नहीं है? तो व्यापार के लिए सहायक क्रिया में से वेयर हाउसिंग भी आता है, इंश्योरेंस भी आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, कम्युनिकेशन भी आता है, बैंकिंग भी आता है। ये सभी के सभी टर्सरी इंडस्ट्री में आते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी टू ट्रेड में माइनिंग नहीं आता है, क्योंकि माइनिंग किसका एग्जांपल है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री यानी निष्कर्षण उद्योग का एग्जांपल है। याद रखिएगा, माइनिंग यानी खुदाई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री निष्कर्षण उद्योग का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज इज नोन एज। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा उद्योग है जो अन्य उद्योगियों को सपोर्ट सर्विसेज यानी सहायक सेवाएं प्रदान करता है? तो उसका नाम है दोस्तों टर्सरी इंडस्ट्री, और इसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसी में ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आती हैं, इसी में व्यापार की सहायक क्रियाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी is an economic activity in which specialized knowledge is required। यानी निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो अगर आप कोई प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आप किसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप किसी प्रोफेशन को यानी पेशा को तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपके पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरीज, फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, दे आर द प्रोफेशनल्स बिकॉज दे हैव द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। उनके पास एक विशेष ज्ञान होता है उनके विशेष क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न इज नोन एज। व्यवसाय जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और बदले में उन्हें मेहनताना मिलता है, बदले में उन्हें सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं, उस व्यवसाय को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार की होती है, बिजनेस यानी व्यवसाय, प्रोफेशन यानी कि पेशा, और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। बिजनेस में आप अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं और आप दूसरों को नौकरियां देते हैं। प्रोफेशन में आप खुद के लिए काम करते हैं, यू वर्क फॉर योर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और आप लोगों को सर्विसेज देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और फिर लोग आपको लाके फीस देते हैं। जैसे मैं एक प्रोफेशनल हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं, आप मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं एंड यू पे मी फीस। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल CA, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के यहाँ जाके काम करते हैं और वो बदले में आपको सैलरी देता है। मैं बार बार कहता हूं बच्चों से कि जिंदगी में पैसे कमाने के 3 ही तरीके हैं, बाकी दुनिया
मैथमेटिक्स की दुनिया, साइंस की दुनिया और आर्ट्स की दुनिया, इसमें से एक तरीका अपनाती है, एंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट। मैथ्स वाला बच्चा जाके इंजीनियर बनता है, और इंजीनियर बन के करता क्या है, किसी कंपनी के अंदर काम करता है, नौकरी करता है। बट यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट, आप वाणिज्य के छात्र हैं, और आपके पास ये क्षमता है अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने की, आपके पास ये क्षमता है दूसरे बिजनेसेस को एक्सपर्टीज प्रोवाइड करने की, दूसरे बिजनेसेस को एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी। सो आई थिंक दैट अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको बिजनेस या प्रोफेशन में जाना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट तो आपके लिए बना ही नहीं है। आप तो बने ही है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आप तो बने ही है प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गुड्स इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट इज नोन एज, निर्यात के उद्देश्य से आयातित माल किसके रूप में जाना जाता है? तो अगर आप कोई सामान का निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, और ताकि आप उस सामान को यूज नहीं करेंगे, उसको दूसरे कंट्री को बेच देंगे, यानी हमने चाइना से सामान खरीदा अमेरिका को बेचने के लिए, इसे हम कहते हैं एंट्री पोर्ट। और एंट्री पोर्ट का एक और नाम है, क्या नाम है, री एक्सपोर्ट, यानी पुनः निर्यात के नाम से भी इसको जानते हैं, इसको एंट्री पोर्ट भी कहते हैं और री एक्सपोर्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following forms of business organization has limited liability to its member? कौन सा ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे मेंबर्स के, सारे सदस्यों का दायित्व तो सीमित होता है? तो होती है कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी में भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज, यानी सहकारी समिति में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो सहकारी समिति में वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल का पालन किया जाता है, वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा सहकारी समिति के दो और प्रिंसिपल्स हैं, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प एंड ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल, ये भी उसका प्रिंसिपल है। याद रखिएगा, सहकारी समिति वन मैन वन वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पे काम करती है, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच के सिद्धांत पे काम करती है, सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प के सिद्धांत पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एज पर लॉ इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सी ऐसी संरचना है, कौन सा ऐसा बिजनेस करने का तरीका है जिसमें मालिक कोई और होता है और कंपनी को मैनेज करने वाला, बिजनेस को मैनेज करने वाला कोई और होता है? तो वो है कंपनी। और ये जो डिस्टिंक्शन है किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? लॉ के द्वारा। कानून कहता है कि भाई कंपनी में मालिक अलग रहेगा और मैनेजमेंट अलग रहेगा। कानून मतलब कौन सा कानून? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 ऐसा कहता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ डैश रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। किस केस में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है? तो रजिस्ट्रेशन कंपनी के केस में और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में कंपल्सरी होता है। कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस ही तब से माना जाता है जब से उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव मिनिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। कौन सी ऐसी संगठन है जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो भाई प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निर्देशक होंगे और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निर्देशक होंगे, और वहीं 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 1 निर्देशक होगा। याद रखिएगा, अगर 1 पर्सन कंपनी की बात होगी तो क्योंकि 1 पर्सन कंपनी है तो मालिक भी एक होता है और कम से कम डायरेक्टर भी एक ही होता है। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मालिक होने चाहिए और कम से कम 2 डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और कम से कम 7 मालिक, कम से कम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड इन, यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किस सन में पास किया गया था? तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में पास किया गया था। और 1956 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के साथ साथ 2 और कानून पास किए गए थे जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, और कंपनीज एक्ट यानी कंपनी अधिनियम जो 2013 के पहले वाला था, कंपनीज एक्ट 1956। तो याद रखेंगे 1956 में क्या पास हुआ था? हिंदू सक्सेशन एक्ट। अच्छा, हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ तो गलतियां थी, कुछ तो मिस्टेक्स थे, कुछ तो लूप होल्स थे, जिसको ठीक करने के लिए क्या पास किया गया? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। कब पास किया गया? 2005 में पास किया गया, 2005 में। अच्छा, 1932 में क्या पास हुआ था? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम। कब पास किया गया था? 1932 में। याद रखिएगा 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पास किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड, यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम कर्ता कहते हैं।
और कर्ता होता कौन है? कर्ता परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग कैपिटल इज द, कौन सा ऐसा व्यवसायिक संगठन है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है अगर आपको पूंजी इकट्ठा करना है तो पूंजी इकट्ठा करने की सबसे ज्यादा सामर्थ्य किस में होती है? कंपनी में होती है। कंपनी पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, और साथ ही साथ कंपनी बैंक से बड़े पैमाने पे लोन ले सकती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉर्पोरेशन या कंपनी, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 16, a partner who is not actually involved in the partnership but lends his name for public relation purpose is a, कौन सा पार्टनर होता है जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, जो वास्तव में साझेदार नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपना नाम लेंड करता है लोगों को कि तुम मेरा नाम यूज करो एज अ पार्टनर, उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर, यानी नाम मात्र साझेदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is not true about a माइनर पार्टनर? तो माइनर पार्टनर कौन होता है? जिसकी उम्र 18 साल से कम है और अगर वो बिजनेस में पार्टनरशिप में पार्टनर बन रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? माइनर पार्टनर, यानी अवयस्क पार्टनर, नाबालिग साझेदार। अब ये जो नाबालिग साझेदार होता है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। इसके पास ऑप्शन है कि जब वो मेजोरिटी अटेंड कर लिया, यानी जब उसका उम्र 18 साल या उससे अधिक हो गया तो वो चाहे तो बिजनेस के साथ कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो छोड़ सकता है। तीसरी चीज, ही शेयर्स ओनली प्रॉफिट, सही बात है भाई, वो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेता है क्योंकि उसकी लायबिलिटी कैसी होती है? उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि माइनर पार्टनर का कौन सा स्टेटमेंट माइनर पार्टनर के लिए ट्रू नहीं है ये पूछा गया, यानी कौन सा गलत है ये पूछा गया। तो भाई माइनर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, वो लॉस में हिस्सा नहीं लेता, केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेता है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is the correct sequence of stages in the formation of the company? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी को बनाने का सही चरण है? तो कंपनी को बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले कंपनी दिमाग में बनती है, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी दिमाग में बनने के बाद कंपनी किताबों में बनाई जाती है, यानी कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फिर कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, दैट इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कंपनी को चलाने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया जाता है। यानी 4 चरण है, कौन कौन सा? शॉर्ट में याद रखेंगे, पिस्क, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा प्रवर्तन, निगमन, पूंजी अंशदान और व्यवसाय की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर कैपिटल? कौन सी ऐसी कंपनी है जो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, नहीं कर सकती है शेयर्स को खरीदने के लिए? कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कर सकती है? प्राइवेट कंपनी भी शेयर्स पब्लिक को नहीं बेच सकती है और 1 पर्सन कंपनी भी नहीं बेच सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी बेच सकती है। याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी ये दोनों के दोनों शेयर्स ऑफर नहीं कर सकते हैं पब्लिक को। क्वेश्चन नंबर 20, प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय? प्रोस्पेक्टस क्या होता है भाई? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी के बारे में जानकारी होती है, जो कंपनी तब जारी करती है जब कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं। तो भाई शेयर्स पब्लिक को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है? पब्लिक कंपनी के पास। तो प्रोस्पेक्टस भी इशू करने की अथॉरिटी किसके पास होगी? पब्लिक कंपनी के पास। तो प्रोस्पेक्टस भी पब्लिक कंपनी यानी एक सार्वजनिक कंपनी ही जारी कर सकती है, दूसरी कोई कंपनी जारी नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस, यानी एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का जीवन कैसा होता है? तो भाई एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का जीवन अनस्टेबल होता है, यानी अस्थिर होता है। कोई नहीं जानता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कब बंद हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन सोल प्रोप्राइटर खत्म उस दिन सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस भी खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म अनलिमिटेड लायबिलिटी? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी असीमित दायित्व का मतलब होता है अगर जरूरत पड़ती है। जरूरत कब पड़ेगी? जब बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, बिजनेस के पास उसके कर्जे चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बिजनेस के मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति, उसका घर, उसका द्वार, उसका बर्तन सब बेच दिया जाएगा और बेच के क्या किया जाएगा? उसका कर्जा, किसका कर्जा? उस व्यक्ति का कर्जा नहीं, उसके बिजनेस का कर्जा चुकाया जाएगा। तो लिखा गया है द पर्सनल एसेट्स ऑफ द ओनर कैन बी सोल्ड व्हेन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट एनफ, यानी जब बिजनेस के एसेट्स एनफ नहीं है तो मालिक के व्यक्तिगत संपत्ति को भी बेचा जाएगा और क्या किया जाएगा? कर्जा को चुकाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर मेंबरशिप इज बाय बर्थ। कौन सा ऐसा विशेष प्रकार का बिजनेस है जिसमें आपको सदस्यता आपके जन्म से ही मिल जाती है? जिस दिन आप जन्म लेते हैं उस दिन से आप सदस्य माने जाते हैं, उसको हम कहते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें आप उस परिवार में जन्म ले लिए, उसी दिन से आप मेंबर बन गए। हालांकि दूसरे बिजनेसेस में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन द प्रमोशन ऑफ अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड। स्पेशलाइज्ड, और स्पेशलाइज्ड कौन होता है? प्रोफेशनल। तो जो किसी स्पेशल बिजनेस के प्रमोशन में स्पेशलाइज्ड है, उसका काम ही है उसका प्रमोशन करना, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल प्रमोटर, यानी पेशेवर प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ अ प्रमोटर टू द कंपनी ही हैज प्रमोटेड। प्रमोटर ने किसी कंपनी का आइडिया लाया, उसको स्टार्ट किया। अब उस कंपनी के साथ प्रमोटर का कैसा रिलेशनशिप होता है? तो मैंने आपको बताया था, प्रमोटर ना तो कंपनी का एजेंट होता है, ना ही ट्रस्टी होता है। होता क्या है कि उसके साथ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप होता है, यानी प्रत्यय स्थिति। प्रत्यय स्थिति का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप। जो प्रमोटर बोलेगा वो कंपनी मानेगी, और जो कंपनी बोलेगा वो प्रमोटर मान लेगा। इन दोनों में आपस में विश्वास होता है। दिस इज कॉल्ड फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 26, द एंशिएंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। सबसे प्राचीन तरीका व्यवसायिक संगठन का कौन सा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता था तो आराम से अपना एक ठेला लगाता था और सामान बेचता था। लेकिन अब तो कंपनी आ गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गया है, और पार्टनरशिप आ गई है। क्वेश्चन नंबर 27, पर्सनल कॉन्टेक्ट एंड सीक्रेसी आर द फीचर्स ऑफ अ। पर्सनल कॉन्टेक्ट यानी व्यक्तिगत संपर्क और गोपनीयता किस संगठन में बनी रहती है? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में। हम मालिक हैं, हम ही जो जानते हैं तो जानते हैं, कोई और जानता नहीं है कि बिजनेस में क्या चल रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। अ फॉर्म विल ऑटोमेटिकली बी डिसॉल्व्ड इन केस ऑफ। कब फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है? किस केस में? तो फॉर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी जब पार्टनर का डेथ हो जाएगा। जैसे ही पार्टनर मर जाएगा तो फॉर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा साझेदार की मृत्यु हो जाना। क्वेश्चन नंबर 29, एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें 50 से अधिक मेंबर हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, उससे हम क्या कहते हैं? इलीगल एसोसिएशन यानी अवैध संघ। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 464 जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहां पे कि कोई भी ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी जिसमें 50 से अधिक सदस्य हैं, पार्टनरशिप तो नहीं हुआ क्योंकि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, और उसका फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो उसे क्या कहा जाएगा? इलीगल एसोसिएशन यानी गैर कानूनी संगठन, अवैध संगठन। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, यानी साझेदारी फर्म का जो एग्जिस्टेंस होता है वो कैसे होता है? तो भाई नॉट सेपरेट फ्रॉम पार्टनर। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं माने जाते हैं, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही चीज होते हैं। सो नॉट सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स यानी साझेदार से अलग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 31, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सुटेबल इन केस ऑफ। एकल स्वामित्व तो किसके लिए ज्यादा सुटेबल होता है? तो जब आप छोटे स्तर पे बिजनेस करते हैं, जब आप स्मॉल बिजनेस ऑपरेशंस आपके होते हैं, लघु व्यवसाय के काम होते हैं आपके, तो आप क्या बनाना चाहिए? आपको सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व वाला व्यापार करना चाहिए आपको। लेकिन अगर बिजनेस बड़ा है तो कंपनी खोल लो, पार्टनरशिप खोल लो। अगला, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय। कंपनी का पहला डायरेक्टर, कंपनी का पहला निर्देशक कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी में सबसे पहले होते कौन है भाई? प्रमोटर ही होते हैं। तो पहला डायरेक्टर भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रमोटर ही अपॉइंट करेगा। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रमोटर डायरेक्टर अपॉइंट करता है ना, जनरली प्रमोटर्स में से ही कोई डायरेक्टर बन जाता है, या फिर प्रमोटर खुद को ही डायरेक्टर बना लेता है कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 33, अ पर्सन कैन नॉट बिकम अ नॉमिनी इन मोर देन डैश 1% कंपनी। कंपनी एक से ज्यादा 1% कंपनी में कोई भी पर्सन नॉमिनी नहीं बन सकता है, यानी आप नॉमिनी केवल एक ही 1% कंपनी में बन सकते हैं। अगला, अ माइनर कैन नॉट बी अ डैश ओपीसी। तो माइनर ना तो 1% कंपनी में मेंबर बन सकता है, ना तो नॉमिनी बन सकता है, ना ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर होल्ड कर सकता है। यानी माइनर का कोई काम नहीं है 1% कंपनी में। माइनर का काम कहाँ था? खाली पार्टनरशिप में। तो माइनर कंपनी में ना ही सदस्य बन सकता है, ना नॉमिनी बन सकता है, ना ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट में शेयर्स को होल्ड कर सकता है। उसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 35, द इंडस्ट्रीज इंगेज्ड इन गिविंग ग्रोइंग ऑफ प्लांट
एंट्रीज इज नोन एज। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज, कौन से ऐसे उद्योग होते हैं जो पौधों के से डील करते हैं, पौधों को ग्रोइंग वगैरह करते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में कैटल रियरिंग आता है, प्लांट नर्सरीज वगैरह आ जाती हैं, आनुवांशिक उद्योग इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बिजनेस एक्टिविटीज को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया? 2 पार्ट्स में, एक होती है इंडस्ट्री, एक होती है कॉमर्स। इंडस्ट्री 3 प्रकार की, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, और कॉमर्स भी 2 प्रकार का, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 37, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री होता है, हमारी इच्छा है तो हम करवाएंगे, इच्छा नहीं है तो हम नहीं कराएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, स्वैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 38, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में कितने ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं? तो मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है पब्लिक कंपनी में, हालांकि प्राइवेट कंपनी में है। अगर हम निजी कंपनी खोल रहे हैं ना तो मैक्सिमम 200 लोग मेंबर बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। अच्छा, 1 पर्सन कंपनी में मैक्सिमम 1 और मिनिमम भी 1, मतलब उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पे एक ही चीज है। लेकिन अगर हम प्राइवेट पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम पे तो लिमिट है कि कम से कम 7 लोग होने चाहिए तो पब्लिक कंपनी स्टार्ट होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पे कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, जितना मन करे उतना मेंबर बना लो, अनलिमिटेड, असीमित। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी इसमें से कौन सा सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व के फायदे से बाहर किया जाता है? यानी एकल स्वामित्व का फायदा नहीं है, यानी एकल स्वामित्व का नुकसान है। ये क्वेश्चन अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, असीमित दायित्व होगा, क्योंकि ये डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है, तो एडवांटेज से बाहर हो गया ना। क्यों ऑफलाइन वाले, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप्स इज एसोसिएटेड विद द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम, कौन सा बिजनेस टाइप है जिसमें लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम होता है, बहुत बड़ा जीवन होता है? कंपनी से बड़ा जीवन तो किसी का नहीं होता है भाई, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी लंबा जीवन होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था आपका पहला पीवाईक्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ऐसे 7 से 8 पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं हर सब्जेक्ट के, वो पीवाईक्यूज जो यूनिवर्सिटी ने पहले कराया है, ठीक है, पिछले कई सालों के पीवाईक्यूज हम सॉल्व कराने वाले हैं। और बात मानिए मेरी, जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, 50 क्वेश्चंस इस पर आएंगे, उसमें से कम 30 से 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से ही होंगे। यानी अगर आप 7-8 पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं ना तो फिर आपकी चिंता खत्म। और अच्छी बात क्या है कि वो पीवाईक्यू सारथी के सारे बच्चों को मिल गया है, अपलोड कर दिया गया है। लेकिन बुरी बात क्या है कि यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को वो पीवाईक्यूज नहीं दिए जा सकते हैं। इफ यू वांट कि आपको सारे ही एमसीक्यूज कराए जाएं, सारे ही पीवाईक्यूज सॉल्व कराए जाएं, तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके हमारे सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को कोर्स को ज्वाइन करिए। एक और चीज, आपको सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स दिए जा सके। तो सारथी फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ ही साथ सारथी भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम बहुत नजदीक है और अब लापरवाही आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अब लापरवाही किए तो फिर इसका खामियाजा बहुत बड़े स्तर पे आपको भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी मोहद्दीपुर गोरखपुर में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, लास्ट में भी आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, अभी बूस्टर क्लासेस चल रही है एमसीक्यूज की, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल।